1 प्लस 10 से गुणा करोगे तो केवल पॉइंट खिसकेगा और क्या खिसकेगा, और कुछ नहीं खिसक सकता है। ठीक है, तो R2 बराबर क्या आएगा 30 इंटू 1.0305। अब मैं कर लूँ गुणा। ठीक है, 5 तिये हो गए 15, 3 तिये हो गए 9, फिर आया 0, फिर आया 3, 30.915 आया। 30.915 कितना आया भाई, ये आया। और ये लगभग कितना हुआ, 31 हुआ। दिए गए ऑप्शन में 31 करना पड़ेगा। 31 पूरा आपका आ नहीं रहा है, 30.915 आ रहा नहीं आ रहा, तो लगभग लगभग आपके पास कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। लगभग लगभग 31 आ रहा है। 20 मई को महाराष्ट्र के बच्चों का महावितरण के एग्जाम में हमारे लिए एक मैराथन लगाइए। ये आपके लिए है। ऐसे नाम तो एलपी ऐसे लिखा हुआ, आप ये समझ लीजिए आपके लिए है। आपके आएगी तो पूरी इलेक्ट्रिशियन ही सेम ही है, नाम लिखने से इलेक्ट्रिशियन थोड़ी बदली। अगला सवाल भाई, 70 वाट के 3 विद्युत लैंप एसी मेन के समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर संयोजन द्वारा, समांतर संयोजन द्वारा कुल विद्युत खपत वाट में क्या है, बताइए। कुल विद्युत खपत है जो वाट में कितनी होगी। 70 वाट के 3 लैंप एसी मेन के समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर संयोजन में कुल खपत कितनी होगी, समांतर संयोजन में जुड़ेगी। यदि हमारे पास 70 वाट के 3 लैंप है तो 70 प्लस 70 प्लस 70 आएगा, 3 गुणा 70 आएगा। ठीक है, यदि हमारे पास 70 वाट के 3 लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े होते, तो श्रेणी क्रम में होते तो हमारे पास आता 70 वाट बट्टा 3 आ जाता। ये श्रेणी क्रम आता। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में 3 गुणा 17 हो गया, 210 हो गया। श्रेणी क्रम होता तो मामला ये बढ़ता। अभी ओके, अगला, चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, दाब पर, तापमान पर, प्रदीपन की मात्रा पर, अनुभागीय क्षेत्र के आकार पर, बताइए कितने पर। चालक की प्रतिरोधकता कितने पर निर्भर करती है, बताइए। दाब, तापमान, प्रदीपन की मात्रा, अनुभागीय क्षेत्र का आकार, बताइए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एक तापमान, एक लिख दो एवं पदार्थ की प्रकृति, एवं पदार्थ की प्रकृति, मेटेरियल पर, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति पर, इन दो पर निर्भर करती है। आपको तो पता है कि आपका ये जो एलपी है सबसे पहले हुआ इसमें स्टेज 1, जिसे आप सीबीटी 1 कहते हैं। ठीक है, अब आपके होने जा रहा है स्टेज 2, जिसे आप कहते हैं सीबीटी 2, और इसके बाद में आ रहा है स्टेज 3, जिसे आप क्या कहते हैं सीबीएटी। सीबीएटी यानी साइको एग्जाम। मेरा हर बच्चा साइको एग्जाम आराम से देगा, सारा बच्चा करेगा साइको एग्जाम। साइको में खुद पढ़ाता हूँ, पिछली बार बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेके गए साइको एग्जाम में। साइको एग्जाम होता है टेस्ट का खेल, जिसमें टेस्ट मारना पड़ता है। आप बताओ, एक कमेंट करके बताओ कि टेस्ट सीरीज में कुल टेस्ट कितने दूं, कुल टेस्ट कितने दूं। आपसे पूछ लेता हूं, जिसमें फुल टेस्ट भी है और सेक्शनल टेस्ट भी हो। आप बताइए कितने होने चाहिए। आप लगाइए अपना एक आंकड़ा, टेस्ट का खेल है ये। हाँ, ऑनलाइन क्लास होगा, सीबीएटी में करा दूंगा पूरा पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन आओगे तो ऑफलाइन करा दूंगा, ऑनलाइन आओ तो ऑनलाइन करा दूंगा। टेस्ट की संख्या कितनी होनी चाहिए। एक बच्चे ने कहा 20,000, एक ने कहा 50,000, एक ने कहा 1000, बाकी सब है 100, 200, 20, 50 पटके में। नो आइडिया, आइडिया नहीं है ना। इन आइडिया से कहीं ज्यादा टेस्ट आपके मिलेंगे भाई। 20,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो ये हरिओम हरिओम को मैं सीरियस लेता नहीं। 20,000 टेस्ट दे दो। हाँ, अब आंकड़े आने लगे 300, 400, 500। आपका आंकड़ा रहेगा यहीं पे, आपका आंकड़ा रहेगा यहीं पे, क्योंकि इसमें केवल टेस्ट होता है, केवल प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और हर विद्यार्थी को परफेक्ट बना के छोड़ेंगे, हर विद्यार्थी को, चिंता ही नहीं करनी। बस साइको बढ़िया शानदार होगा, 200 बहुत है, वो आपको बताएंगे हम पूरा, चिंता मत करो। आपका आइडिया लेना था, ले लिया मैंने, पर आपका आइडिया से बहुत अच्छा मेरा है, बढ़िया मामला आइडिया। 220 वोल्ट, ताकि मैं देख रहा था बच्चे क्या चाह रहे हैं, डेटा कलेक्ट। 220 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है, तो उसकी शक्ति वाट में ज्ञात करो। उसकी शक्ति है जो वाट में ज्ञात करो भाई। ठीक है, शक्ति यानी पी, पी बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर 1 होता है वी आई। एक पी बराबर क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर आई स्क्वायर आर होता है। एक पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, ये वी स्क्वायर बटा आर वाला है। तो बताओ भाई, पी बराबर वी स्क्वायर, वी कितना है भाई 220 गुणा 220, आर का मान कितना है 100। लो भाई, 0 से 0, 0 से 0, 22 का स्क्वायर 484, ये 484 वाट आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बढ़िया मामला भाई। अगला सवाल है 8 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 40 वोल्ट धारा का मान क्या होगा। पहली बात तो बताओ 8 और 8 कौन से क्रम में, समांतर में। एक तो सीधा ही कर दो इसका मान, 8 बटा 2 बराबर क्या आएगा 4 ओम। एक आप सूत्र लगा के वैसा करना चाहो तो कर लो, R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2,
इससे क्या होगा 8 गुणा 8 64 बटा 8 प्लस 8 16, 64 में 16 का भाग दिया तो भी क्या है 4 आया। कुल मिला के बात है कि हमारे पास नेटवर्क ये बना, ये है 4 ओम का, ये 4 का था ही, ये 2 का है, ये 40 वोल्ट है और धारा इन्होंने पूछी है। आई बराबर क्या होता है भाई V बटा R होता है। V कितना है 40, R श्रेणी क्रम है 4 प्लस 2, तो हमारे पास 40 बटा 10 बराबर कितना एम्पीयर आएगा भाई 4 एम्पीयर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ओके ओके अगला, परिपथ में स्पार्किंग मुख्यतः किसके कारण होती है? बताइए भाई, परिपथ में स्पार्किंग है मुख्यतः किसके कारण होती है? प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, सभी? स्पार्किंग किसके कारण होती है? तो आप कहेंगे भाई कोई परिपथ है उसमें स्पार्किंग होती है प्रतिरोध के कारण, प्रेरकत्व के कारण, संधारित्र प्रेरकत्व के कारण। वो भी कैसा? उच्च प्रेरकत्व है। उच्च प्रेरकत्व होता है, हाई इंडक्टेंस होता है, वो स्पार्किंग का प्रमुख कारण है। क्योंकि हमारे पास इंडक्टेंस है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। धारा में परिवर्तन का क्या करता है? तो आप कहेंगे धारा में परिवर्तन का विरोध, जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है यही हमारे पास कार्य करता है। कैपेसिटर क्या करता है? तो ये कह रहा है विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। कौन करता है भाई? तो आप कहेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर आप कहेंगे 0 माइनस पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज था वो 0 प्लस पर कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। और ये जो धारा परिवर्तन विरोध का मतलब है 0 माइनस पर जो धारा थी वो 0 प्लस पर धारा है। ठीक बात है। रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा के प्रवाह में बाधा है। धारा के प्रवाह में बाधा, तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण कौन सा हो गया भाई? रेजिस्टेंस का हो गया। बराबर मामला। अगला सवाल है कि आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है, उनको मिलान कराना है। पहली बात तो पूछा प्रतिरोध है, ये हमारे पास कैसा? रेजिस्टेंस। तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस होता न लीडिंग होगा न लेगिंग होता है, ये हमारे पास इक्काई पावर फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या हो जाता है भाई? फेज अंतर 0 डिग्री, और पावर फैक्टर जो होता है वो कोस थीटा होता है। और कोस कोस 0 का मान कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे कोस 0 का मान होगा 1। ठीक है। अब इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो इंडक्टर में हमारे पास लेगिंग का गुण आता है, और शुद्ध इंडक्टर है तो हमारे पास इसमें भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री थीटा है, लेकिन ये है लेग बड़ा, और इसमें भी थीटा 90 डिग्री है, और वो है हमारे पास लीड बड़ा। बस ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पावर फैक्टर बनेगा ना वो कोस 90 होगा, और कोस 90 का मान 0 है, तो 0 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा? लेगिंग आएगा, और कैपेसिटर में क्या आएगा? लीडिंग आएगा। ठीक है। बचा कौन है? मोटर। मोटर हमारे पास इंडक्टेंस के गुण पर कार्य करता है। किस पर करता है? इंडक्टेंस पर कार्य करता है, तो प्रेरण पर कार्य करता है। तो ये हमारे पास क्या होगी? पश्चगामी। तो DBAC, DBAC, DBAC है हमारे पास चौथा ऑप्शन। ऑप्शन डी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी क्या है? बहुत अच्छा है, बढ़िया मामला भाई। ठीक है। अगला सवाल है, अवरोध प्रतिरोध किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? अवरोध, अवरोध यानी इंसुलेशन। इंसुलेशन किसके द्वारा होता है भाई? होता तो ओम ही है, लेकिन इंसुलेशन है। मिली ओम और माइक्रो ओम तो कभी होता ही नहीं है। यदि हमारे पास 1 ओम से कम होता है ना, जो 1 ओम से कम होता है उससे हम कहते हैं निम्न मान का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? निम्न मान। मिली और माइक्रो नहीं बनता है, 0.1 0.2 0.5 यही बनेगा, निम्न मान प्रतिरोध है। और निम्न मान प्रतिरोध का आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ, तो मैं कहूंगा आर्मेचर का प्रतिरोध है। कौन सा भाई? आर्मेचर प्रतिरोध है जो निम्न मान का होगा। अच्छा, एक बात और देखो ध्यान से, जो हमारे पास
1 ओम से 100 किलो ओम होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, मध्यम मान। यहां पर ये सबसे ज्यादा काम होता है। और 100 किलो ओम से अधिक जो होता है, 100 किलो ओम से जो अधिक होता है, वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है उच्च मान का। वो हमारे पास क्या होता है, उच्च मान का। ठीक है, तो 100 किलो ओम से अधिक होता है, वो हमारे पास हो जाता है उच्च मान का। ठीक है, अब हमारे पास होता है तो उच्च मान का है, और 100 किलो ओम से अधिक, ये जो उच्च मान का होता है ना, यही इंसुलेशन के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, मेगा ओम होगा। मेगा ओम में होगा तो इसका मापन भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप कहेंगे मापन किया जाएगा मेगर के द्वारा। मापन किया जाएगा मेगर, मेगर के द्वारा इसका मापन किया जाएगा। मेगर डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करेगा भाई। ओके, प्लीज सर पीडीएफ पढ़ाने दो, पढ़ाने बाद में पीडीएफ दे देता हूं। आपको पता है 3 बल्ब है, 50 वाट, 70 वाट, 80 वाट की शक्ति देते हैं। तीनों बल्ब में से किस बल्ब में सबसे अधिक मोटे वाला फिलामेंट होगा, यदि बल्बों में समान लंबाई के टंगस्टन है। बढ़िया मामला है, सवाल है टेक्निकली, अच्छा सवाल है। आपको पूछा है कि फिलामेंट है जो मोटे क्या होगी, लंबाई जब बराबर है, तो P बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, तो आप कहते हैं P बराबर हमारे पास होता है V स्क्वायर बटा R। बल्ब का फिलामेंट निकालना है, रेटिंग है, तो ये होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R समानुपाती 1/P। ठीक है, यदि हमारे पास मोटाई, अधिक मोटाई का फिलामेंट है, ठीक है, यानी कि हमारे पास मोटाई क्या चाहिए भाई, फिलामेंट की अधिक, मोटाई अधिक चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा भाई, सॉरी, मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान कम होगा तो वाट क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। वाट क्षमता अधिक कौन सी है, 80 वाट। तो आप कहेंगे 80 वाट का बल्ब है। कौन सा वाट का बल्ब है भाई, 80 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब है। ओके, कौन सा बल्ब है, 80 वाट का। बच्चा कह रहा है कि मेरी नेट खत्म होने वाली है, तो इंटरनेट को भाई खत्म मत करो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात है। नेट है आपकी बड़ी महत्वपूर्ण। आप लाइब्रेरी ज्वाइन की होगी, वहां से लो, या फिर किसी का हॉटस्पॉट जोड़ो, क्लास तो चलेगी ना। अगला, कौन सा लोहे का क्यूरी तापमान केल्विन में है, बताओ भाई। ये सवाल अच्छा है ना, लोहे का क्यूरी तापमान कितना होता है। लोहे का क्यूरी तापमान है, केल्विन में पूछा है, केल्विन में 1043 केल्विन है, जो हमारे पास क्या होगा भाई, 770 डिग्री सेल्सियस है, 770 डिग्री सेल्सियस है। अब सवाल है कि क्यूरी ताप कहा किसे है, क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये बताओ भाई। तो वह ताप जहां पर लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है वो किस में बदल जाए, तो आप कहते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय जिस ताप पर बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान। जहां पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में तब्दील हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये हमारे पास कितना होता है, तो ये हमारे पास 1043 केल्विन होता है, जो 770 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ओके, अगला सवाल है, क्रमश से 500 वाट और 200 वाट शक्ति वाले दो बल्ब 250 वोल्ट पर निर्धारित है। किस वोल्ट पर निर्धारित है, 250 वोल्ट पर। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ये तो अच्छा ही सवाल है। प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है, वोल्टेज फिक्स दे दिया, P बराबर हमारे पास V स्क्वायर बटा R है। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास V स्क्वायर बटा P। इसका मतलब R समानुपाती 1/P है। प्रतिरोधों का अनुपात पूछा, R1 बटा R2 बराबर, नीचे तो आएगा P1, ऊपर आएगा P2। P2 का मान है 200 और P1 का मान है 500, बराबर 2/5 है, यानी 2:5 है। और ये ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है मामला भाई, चलो अगला भाई, यदि एक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए,
एक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो इसका रोधन प्रतिरोध का क्या होगा? तार को खींच के लंबाई दुगुनी कर दो, लंबाई दुगुनी मतलब यही है। तो लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो रोधन प्रतिरोध, इफ द लेंथ ऑफ केबल इज डबल देन इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ देखो भाई, लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक प्रतिरोध क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, इस लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन जब लंबाई बढ़ाते हैं तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान क्या होगा? सवाल तो यह है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो वो घटेगा। तो पहली बात तो बढ़ जाएगा, उत्तर हो ही नहीं सकता, हमारे पास कम हो जाएगा होगा। और यदि हमने लंबाई को 2 गुना किया है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा, यानी 50% कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। मैंने आपको बात पूरी समझाई है, आप ध्यान से देख लेना। मैंने ये कहा है लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन ये इंसुलेशन का प्रतिरोध पूछा है, इंसुलेशन का प्रतिरोध घटता है। जितनी ज्यादा लंबाई होती है इंसुलेशन का प्रतिरोध उतना ही घटता है। लंबाई यदि हमारे पास 2 गुनी हुई तो इंसुलेशन का प्रतिरोध आधा होगा। आधा होने का मतलब 50% कम हो जाना। ओके, अगला सवाल। एक तार है, उसका प्रतिरोध हमारे पास कितना है भाई? 6 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना ओम है? 6 ओम है। यदि तार की लंबाई में 3 गुना वृद्धि की जाए, तार की लंबाई में कितना गुना वृद्धि की जाए? 3 गुना, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 2 गुना वृद्धि की जाती है, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हमारे पास तार की लंबाई में 3 गुना वृद्धि की जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 2 गुना वृद्धि की जाए, तो तार का प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या होगा? बताइए भाई, तार का प्रतिरोध का मान है जो क्या होगा? फटाफट से बताओ। प्रतिरोध से हमें लंबाई 3 गुना बढ़ा दी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना वृद्धि की। बताओ भाई जल्दी से। तो आप कहेंगे प्रतिरोध है R बराबर रो इंटू एल बटा ए। हमारे पास इन्होंने कहा लंबाई है 3 गुना बढ़ा दी, एरिया है 2 गुना बढ़ा दिया, कुल मिला के जो प्रतिरोध है वो 1.5 गुना हो गया। क्या हो गया भाई? प्रतिरोध है 1.5 गुना। तो प्रतिरोध 1.5 गुना है, तो आप मुझे बताइए प्रतिरोध हो कितना जाएगा? 6 ओम है, 6 का 1.5 गुना कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे 9 ओम होगा। कितना हो जाएगा? 9 ओम। 9 ओम हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 9 ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट। 9 ओम कौन सा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। शुद्ध धातु का तापमान बढ़ने पर, शुद्ध धातु का तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता और इसकी चालकता के गुणनफल में क्या परिवर्तन आता है? बताओ भाई, हमारे पास क्या परिवर्तन आता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता और चालकता में क्या परिवर्तन आता है? तो आप कहेंगे हमारे पास जैसे ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ा तो प्रतिरोधकता है जो घटेगी। प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है ना भाई, कि नहीं करता है? एक मिनट, घटेगी ऐसे प्रतिरोधकता बढ़ेगी ना भाई। प्रतिरोधकता हमारे पास क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी। और अब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कुल मिला के हमारे पास, क्योंकि रो बराबर 1/सिग्मा होता है, तो रो गुणा सिग्मा बराबर 1 जो है वो नियत है, तो ये नियत ही रहेगा, नियतांक है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, स्थिर रहेगा भाई। गुणनफल क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। गुणनफल पूछा है, गुणनफल तो स्थिर रहेगा ना। पूछ से केवल आपको प्रतिरोधकता क्या होगी, तो आप कहना बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? तो घटेगा। जैसे ये 2 गुना हुआ और वो 1/2 गुना हो गया, तो रहा तो 1 का 1 ही, ये रहा मामला। ये है ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया, ताले में बंद कर दिया है इसको। किस लैंप का कमरे के तापमान पर सबसे कम प्रतिरोध होगा? प्रतिरोध सबसे कम, ठीक बात है। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है भाई? V² बटा R। तो R बराबर क्या होता है भाई? V² बटा P।
हमारे पास प्रतिरोध सबसे कम है तो वाट क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और वाट सबसे ज्यादा किस में है तो 220 वोल्ट है। सब वोल्टेज वाला तो लफड़ा है ही नहीं, सब में सेम है। तो जिसमें वाट ज्यादा है प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। और वाट ज्यादा है तो वो है 200 वाट। वाट ज्यादा है तो वो कौन सा वाट है भाई, तो आप कहेंगे 200 वाट है। कौन सा वाट है, 200 वाट। बराबर चल रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केवल प्रतिरोध से संबंधित है। केवल किससे संबंधित है, प्रतिरोध। ये वोल्टेज में आकस्मिक परिवर्तन को रोकते हैं, ये नहीं है। ये जो है हमारे पास शब्द है संधारित्र से शब्द है, वोल्टेज में परिवर्तन विरोध करते हैं। ये ऊर्जा भंडारण के यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ऊर्जा भंडारण में जो है एक हमारे पास करते हैं संधारित्र काम करता है, और दूसरा करता है प्रेरक। ये दोनों क्यों करते हैं, दोनों हमारे पास ऊर्जा संचित करते हैं। दोनों हमारे पास ऊर्जा संचित करते हैं, और जो ऊर्जा संचित करते हैं ये हमारे पास मेमोरी यूनिट कहलाएंगे। यानी मेमोरी यूनिट कहलाएंगे, ये मेमोरी जो एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये ऐच्छिक राशि को शक्ति में दे कैन डिसिपेट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर। प्रतिरोध है जो हमारे पास कुछ पावर को हम क्या करेगा, विस्तृत करेगा या डिसिपेट करेगा, खपत करेगा, लॉस करेगा, ये कार्य बिल्कुल करेगा। ये प्रतिरोध का गुण है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी करता है। कैपेसिटर होता है जो हमारे पास स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में करता है। कौन से क्षेत्र में करता है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में। और स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र जो है ये हमारे पास वोल्टेज का है, वीवो को संचित करना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेरक क्षेत्र है, प्रेरणिक क्षेत्र है। तो प्रेरणिक क्षेत्र में हमारे पास करता है इंडक्टिव में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और ये करता है धारा को। ठीक है, ये किसको करता है, धारा को। ओके, अगला सवाल है, किसी धारा को दिष्ट धारा तब कहते हैं जब इसका क्या हो जाता है। किसी धारा को दिष्ट धारा तब कहते हैं जब बताओ इसका क्या हो जाता है। परिमाण समय के साथ नियत है, परिमाण समय के साथ परिवर्तित है, दिशा समय के साथ परिवर्तित है। परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे किसी धारा को दिष्ट धारा तब कहते हैं जब इसका परिमाण है समय के साथ क्या रहता है, नियत। डीसी इसे कहते हैं। ये हमारे पास है समय, ये मान है, और ये जो है वो एक नियत है। दिशा और समय परिमाण है, दोनों क्या रहती है, नियत। जो दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाती है ना, परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो रही है ना, वो ये है। परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो रही है, वो हमारे पास एसी है, और ये हमारे पास क्या है, डीसी है। परिमाण समय के साथ नियत है, दिशा और परिमाण दोनों लिखा नहीं तो दोनों नियत मान जाते हैं। एक परिपथ में दो असमान प्रतिरोध समांतर में लगे तो क्या होगा। जैसे मान लो दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ू मैं, एक मैंने जोड़ा आपके लिए 30 ओम, एक जोड़ा मैंने आपके लिए जोड़ा दूसरा भी, वो कितना है, 20 ओम। आप बताइए मुझे आर टी बराबर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 30 गुणा 20 बटा 30 प्लस 20। 30 गुणा 20 कितना आया भाई, 600 बटा कितना आएगा, 50, बराबर हमारे पास है 12 ओम। कितना है, 12 ओम। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 20 ओम। इससे भी मान छोटा आया, तो सबसे कम प्रतिरोध से भी मान क्या आएगा, छोटा आएगा। अधिकतम मान के प्रतिरोध से अधिक धारा प्रवाहित होगी ना, ये और कह देते हैं। यहां जैसे मान लो धारा 3 एम्पियर बह रही है, तो यहाँ धारा 2 एम्पियर बहेगी, क्योंकि समांतर वोल्टेज समान होते हैं। 30 × 2 60 है, 20 × 3 भी 60 है। दोनों में समांतर धारा बहेगी। समांतर धारा तब बहती है जब हमारे पास श्रेणी होता है। अधिकतम मान में अधिक धारा बहेगी ना, अधिकतम मान वाले में कम धारा है।
और न्यूनतम मान के प्रतिरोध न्यूनतम धारा बेगी ना, न्यूनतम वाले में धारा ज्यादा है, अधिकतम वाले में धारा कम है। दोनों के आर पार वोल्टेज समान है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में वोल्टेज समान है, धारा अलग अलग है, प्रतिरोध का मान सबसे कम से भी छोटा है। सर 7 से 7 क्लास है तो टेस्ट कब देंगे? गुड क्वेश्चन। टेस्ट का टाइम बढ़ाया जाए, टेस्ट को आज रात 10 बजे तक कर दिया जाए, ठीक है। ये स्पेशल, वैसे 6 से 7 दे सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ा देता हूँ 10 बजे तक, 9 बजे तक कर दो। 9 बजे तक टेस्ट चलेंगे, 9:15 बजे रिजल्ट आएगा। ओके। अगला सवाल, एक तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? ये बड़ा गजब सवाल है। अब देखो हमारे पास ये है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसा है। 0 डिग्री, एक तो 0 लेना है, तो ये हमारे पास R2 बराबर R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फा 0 T, या RX कर दूं, RX, तो ये TX माइनस ये भी क्या हो जाएगा 0। अब 50 डिग्री और 5 ओम है, 100 डिग्री पर 6 ओम है। पहले 100 डिग्री वाला लेता हूँ। 6 ओम कहाँ पर है? तो आप कहेंगे 100 डिग्री पर है। R नोट 1 प्लस अल्फा नोट इंटू 100, ठीक है। 50 डिग्री पर कितना है? 5, R0 1 प्लस अल्फा नोट इंटू 50 हो गया। ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दो, 6 में गया भाग 5 का, R0 बटा R0, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा 0, अल्फा 0 निकालना पड़ेगा, गुणा 100 बटा 1 प्लस अल्फा 0 गुणा 50। ओके, R0 से R0 कैंसिल, तो आपके पास गुणा किया तो 6 गुणा 300 अल्फा नोट है बराबर 5 प्लस 500 अल्फा नोट है, 5 गुणा 100, ठीक है। ये है 200, 1 बराबर 200 अल्फा नोट है, ठीक है। तो अल्फा नोट का मान हमारे पास कितना है? 1/200 आया। 1/200 आया, तो इसको आप ले लो सवाल को, तो 6 बराबर R नोट ज्ञात करना है, 1 प्लस अल्फा नोट की जगह क्या है? 1/200 गुणा क्या है? 100। 6 बराबर R नोट 1 प्लस 0.5, तो R नोट बराबर क्या है? 6/1.5, कितना आएगा भाई? 4। ये लो, स्किप स्किप स्किप, आगे बढ़े, है ना। बड़ा सवाल हो गया, सवाल है बड़ा लेकिन अब करना तो पड़ता है ना भाई, ताप गुणांक से संबंधित सवाल है। ठीक मामला भाई। अगला सवाल, एक समांतर परिपथ दो प्रतिरोध से बना है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक प्रतिरोध तार के टूट जाने पर, एक प्रतिरोधी तार के टूट जाने पर प्रभावी प्रतिरोध है जो 18 ओम हो जाता है, तो टूटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? जो तार टूट चुका है उसका प्रतिरोध क्या होगा? समांतर परिपथ में दो प्रतिरोध से बना जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक प्रतिरोध तार के टूट जाने पर प्रभावी प्रतिरोध 18 ओम है। अब ये कह रहा दो मामला है, एक तो हमारे पास है R और वो टूट जाता तो दूसरा 18 ओम, यानी कि ये कितना है भाई? 18। और हमारे पास दो प्रतिरोधों से बना जिसका कुल प्रतिरोध कितना ओम है? 12 ओम। तो R का मान कितना, टूटे तार का प्रतिरोध कितना है? ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? आर टी बराबर R गुणा 18 अपॉन R प्लस 18 बराबर प्रतिरोध कितना आया भाई? 12 है। 6 से काटोगे तो आया 2, 6 से काटोगे तो आया 3। अब गुणा करो, 3R इधर है, ये आएगा 2R प्लस 18 2 36, 2R से 3R में से गए तो क्या बच गया भाई? R बराबर 36 है।
आर बराबर हमारे पास क्या हुआ, तो आर बराबर हो गया 36। आर बराबर हमारे पास क्या है, 36 है। स्ट्रीट लाइटों के बल्बों को किस कैसे जोड़ा जाता है, बताइए। स्ट्रीट लाइटों के बल्बों को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर में, सीरीज में, श्रृंखला में, तो आप कहेंगे समांतर में। घरेलू कनेक्शन कैसे होते हैं, घरेलू संयोजन समांतर में। समांतर में क्यों किए जाते हैं, तो आप कहेंगे विभव एक समान होता है, समांतर में विभव एक समान। और धारा रेटिंग क्या होती है, करंट रेटिंग भिन्न भिन्न होती है। धारा रेटिंग की क्या होगी, तो आप कहेंगे धारा रेटिंग है जो दोनों में अलग अलग होगी, यानी कि भिन्न भिन्न होगी। धारा रेटिंग भिन्न भिन्न होगी और समांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो। अगला, नीचे दिए गए परिपथ में आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पूछा आर इक्विवेलेंट का मान क्या है। आप देखो पहले तो 4 5 3, 5 4 9 और 3 कितने हो गए भाई, 12 ओम हो गए, हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब यहां तक आप देखोगे तो क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे 4 पैरेलल 12 है, तो भाई 4 गुणा 12 बटा 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16, बराबर आ गया 3 ओम। यहां तक का मान आ गया 3 ओम। फिर ये 3 और वो 3 कितने हो गए भाई, तो 3 और वो 3 हो गए 6। ठीक है, अब ये देखो 6, 6 समांतर 6, ये आ गया 3 ओम, यहां तक 3 हो गया, तो यहां तक है 3। अब आर इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 3 बराबर आया 10 ओम। 10 ओम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, 10 ओम। 10 ओम कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, स्ट्रीट लाइट में बल्ब समांतर क्रम में होंगे तभी हमारे पास विभव एक समान होगा, तभी हमारे पास रोशनी सब में क्या होगी, एक समान रोशनी क्या होगी भाई, समान होगी। और हम यही चाहते हैं, पूरी क्षमता के साथ जले। यदि आपने 10 100 वाट की 100 वाट की 10 जो लाइट है और आपने श्रेणी क्रम में लगा दी, तो टोटल खपत ही 10 वाट होगी, छोटी सी जलेगी, पता ही नहीं चलेगा, नीचे रोड पे लाइट नहीं आएगी। ये मामला है। किरचॉफ नियम निम्न में किस पर लागू होते हैं, केवल निष्क्रिय घटक पर, एसी पर होते हैं, डीसी पर होते हैं, दोनों पर होते हैं। किरचॉफ के नियम एसी एंड डीसी दोनों पर लागू होते हैं। ठीक बात है, एसी एंड डीसी दोनों पर लागू होते हैं। ये जो किरचॉफ के नियम है ना, ये हमारे पास बंद लूप पर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट, जो हमारे पास कहलाता है केसीएल। एक होता है सेकंड, जो हमारे पास कहलाता है केवीएल। जो केवीएल है ना, वो हमारे पास ऊर्जा संरक्षण पर है। किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण वाला क्या कहता है कि बंद परिपथ में विभव का बीजगणित योग क्या होगा भाई, 0 होगा। यानी कि V 0 करोगे तो V बराबर क्या होगा, IR। इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे V 0 किया तो V बराबर IR है, वो 0 हो गया। अच्छा, इसका मतलब है जो हमारे पास स्रोत विभव है, स्रोत विभव है, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, ड्रॉप विभव के बराबर हो जाएगा। स्रोत विभव ड्रॉप विभव के बराबर हो जाएगा। ये केसीएल है। केसीएल हमारे पास आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। केसीएल पर क्या कार्य करता है, आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। ये हमारे पास सिग्मा आई बराबर है हमारे पास 0। ठीक बात है, सिग्मा आई का मान हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, केसीएल है, तो हो गया। अब ये कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब कुछ और बताओ इसके बारे में। केसीएल है, ये नोड या जंक्शन पर लागू होता है।
नोड या जंक्शन पर लागू होता है, तो नोड का नियम भी कह सकते हैं। केवीएल होता है जो लूप कह दो या मेश कह दो, वहां लागू होता है। कहाँ लागू होता है? लूप या मेश पर लागू होता है। ठीक है मामला भाई, तो ये मामला है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है भाई? तो आप कहेंगे ऑप्शन है डी करेक्ट। अगला है स्टार डेल्टा स्टार रूपांतरण में R1 R2 R3 का मान ज्ञात करें भाई। R1 R2 R3 का मान ज्ञात करें। ये हमारे पास हो गया R1 R2 R3 का। जब हम इस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं तो ये बनेगा भाई इन तीनों बिंदुओं पर। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये हमारे पास क्या था? R12 था। और ये क्या निकालना? R1। ये R13 था और ये R23 था। ऐसा होता है। मैं R1 ज्ञात करता हूं, ठीक है? तो R1 ज्ञात करोगे तो क्या लिखोगे? तो आप कहेंगे R1 ज्ञात करोगे तो R12 1 किस किस में आया? R12 इंटू R13 अपॉन सभी का योग 12 प्लस 13 प्लस 23। ये होता है स्टार डेल्टा का संबंध। तो R12 का मान कितना है? 2। R13 का मान कितना है? 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कितना है भाई? 3। 4 3 7 और 2 9। तो ये हो गया 8/9। पहला आया हमारे पास R1 8/9 है, जो केवल एक ही ऑप्शन में आया, उत्तर आ गया करेक्ट। R1 का मान एक में आया तो फाइंड द वैल्यू, तो एक में है 8/9 में। बाकी कैलकुलेट मैंने किया नहीं। आप चाहो तो बाकी कैलकुलेट कर लो। बाकी कौन सा करना चाहते हो कि भाई मैं 12/9 वाला कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये कर लो, ये भी हो जाएगा। 6/9 वाला ये भी हो जाएगा। R2 निकालना, R3 निकालना, कोई सा भी निकाल सकते। अगला है कि दिए गए नेटवर्क में विद्युत धारा Ix का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो भाई, इधर से धारा आ कितनी रही है? 4 एम्पियर। इधर से कितनी आ रही? 6। इस चौराहे पर इधर से भागते हुए 4 लड़के आए, इधर से 6 आए, इधर कितने हो गए? 10 लड़के हो गए। 10 में से 2 इधर भागे, पीछे इधर कितने जाएंगे भाई? 8। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आ कितनी है? 6 और 4 10। जा भी कितनी रही है? 10। बराबर मामला। आगे बढ़े। अब यहां से आ रहा 8 लड़के, इधर से भागते हुए आ रहे हैं 4 लड़के। 8 और 4 इधर कितने हो गए? 12। 12 में से 5 गया इधर, पीछे कितने बचे? 7। तो 7 चले गए इधर। देख लो भाई, आ कितना रहा? 8 और 4 12। 5 और 7 जा भी कितना रहा? 12। यहां भी दिक्कत नहीं है। ओके। तीसरा, 7 एम्पियर यहां से आया, 7 में 7 लड़के आए भागते हुए। 7 में से इधर तो भागते हुए 2 चले गए, बाकी इधर जाएंगे, कितने जाएंगे भाई? 5। 5 एम्पियर हो गया। बिल्कुल 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 राजी खुशी हमारे ऑप्शन बराबर बराबर चल रहे हैं, कहीं कोई तनाव वाला मामला नहीं है। बढ़िया भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व है? बताइए भाई, कौन विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व है? बताइए भाई, इनमें से कौन है जो विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व है? बताइए भाई फटाफट से। विद्युत धारा स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है, प्रतिरोध है या बैटरी है? बताइए कौन है जो विद्युत स्रोत के लिए निष्क्रिय तत्व है? धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोध या बैटरी, कौन है? तो आप बताइए भाई, कौन विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय है? प्रतिरोध। प्रतिरोध निष्क्रिय है। संधारित्र होता वो भी निष्क्रिय होता है। प्रेरक होता वो भी निष्क्रिय होता है। बल्ब होता है वो भी निष्क्रिय होता है। और ट्रांसफॉर्मर होता वो भी निष्क्रिय है। ये सभी निष्क्रिय है। धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत और ये बैटरी, ये है हमारे पास एक्टिव यानी सक्रिय, सक्रिय स्रोत है। अच्छा, सक्रिय स्रोत में हमारे पास परिवर्धन के गुण के अनुसार और भी सक्रिय है। कौन से भाई? तो आप कहेंगे देखो सर, डायोड है वो भी सक्रिय है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, यानी ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी हुआ, एफईटी हुआ, एससीआर हुआ, ये सभी हमारे पास सक्रिय शक्ति है जिसमें परिवर्तन का गुण है।
कौन सा नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आवेश संरक्षण के बारे में। आपको देखो किरचॉफ के नियम बताए थे। किरचॉफ के दो नियम है। एक पहला नियम है जो केसीएल कहलाता है, जिसे धारा का नियम कहते हैं। धारा का नियम होता है ना, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कहता है कि किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग शून्य होगा, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसे नोड का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। तो बताइए आंसर कौन सा होगा? किरचॉफ का धारा का नियम। कौन सा धारा का नियम है? कौन सा नियम? तो आप कहेंगे पहला नियम होता है। किरचॉफ का धारा का नियम कौन सा है? पहला नियम। ओके, अगला पे, यदि ए का पूर्ण विभव, यदि ए का पूर्ण विभव -8 वोल्ट तथा बी का -16 वोल्ट है, तो वी ए बी, तो वी ए बी यानी बी के सापेक्ष वोल्टता ए किसके बराबर है? यदि ए का पूर्ण विभव -8 वोल्ट है, बी का विभव है जो -12 वोल्ट है, तो वी ए बी यानी बी के सापेक्ष वोल्टता ए है किसके बराबर होगी? वी ए बी है बी के सापेक्ष वोल्टता ए। वी ए बी कहते किसे हैं? आप बताओ भाई। वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी बराबर, वी ए का मान कितना है? -8, माइनस वी बी का मान कितना है? -16। तो -8 माइनस माइनस +16 बराबर का 8 वोल्ट हो गया। कौन सा आया? प्लस का। ये आया भाई। किसका है? प्लस का आया। ये है ना। ये हमारे पास विभवांतर कहते हैं किसे? वैसे दो विभव के बीच का जो अंतर होता है, जैसे हमारे पास ए है दूसरा बी है, तो ये जो वी ए बी होता है ना, ये ए और बी के बीच का अंतर है, वो वी ए बी कहलाएगा। नीचे दिए गए सर्किट में 2 ओम प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? 2 ओम में इसमें धारा कितनी बहेगी भाई? निकाल लेते हैं। पहले आप बताओ 12 और 6 कौन से क्रम है? समांतर क्रम है। समांतर क्रम है तो इसको क्या लिखूंगा? 12 गुणा 6 बटा 12 + 6, 12 6 72, 72 में 18 का भाग दिया, कितना है भाई? तो आप कहेंगे ये आया हमारे पास 4 ओम है। बढ़िया बात। अब हमारे पास परिपथ कैसा बन गया? तो आप कहेंगे परिपथ ऐसा बन गया कि हमारे पास ये रहा 2 ओम, ये हमारे पास आ गया 4 ओम, ये है 30 वोल्ट। धारा निकालनी है, आराम से आ जाएगी। I बराबर V बटा क्या होता है? R। V कितना है? 30। R का मान कितना है? 2 + 4, 4 2 6, 30 में 6 का भाग दिया तो कितना एम्पीयर आया भाई? तो आप कहेंगे 5 एम्पीयर आया है? ऑप्शन नहीं है। अच्छा 36 है भाई, ये है भैया 36 है, ये 36 36 36 36 में 6 का भाग दिया 6 एम्पीयर आएगा। 36 है ये। हाँ हाँ 36 है, 36 करेक्ट। जो सेलेक्ट होगा उसको थार थार गाड़ी गिफ्ट दी जाएगी। थार वो बड़ा मामला हमारा तो, कि जो टॉपर आएगा उसको थार गाड़ी गिफ्ट दी जाएगी, तो मैं वो दे नहीं सकता, क्योंकि टॉपर हमारा 100% गारंटी कोटले से आएगा। और टॉपर नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक आप ढूंढते जाना, सारे कोटले से मिलेगी। सेलेक्ट को क्या है? टॉपर को भी वो गाड़ी तो वो बोलते हैं जिनको पता नहीं है कि उनके बच्चे टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे बच्चे हर आरआरबी का टॉपर है, हर आरआरबी का टॉपर। तो एरोप्लेन मिलना चाहिए सही बात है, हर आरआरबी का टॉपर होगा। 30 ओम, 15 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर रूप से संयोजित किया जाता है, तो संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? बताइए भाई। संयुक्त प्रतिरोध 30 ओम, 15 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर रूप से संयोजित किया जाता है, तो संयुक्त प्रतिरोध क्या है? बताओ भाई।
तो आप कहेंगे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RT बराबर क्या आएगा, 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/5। 1/RT बराबर क्या आएगा, 30 15 5 का ले सब लिया 30 आया एक बार, 15 का लिया दो बार, 5 का लिया तो 6 बार, 6 2 8 9/30। तो हमारे पास RT बराबर क्या आएगा, RT बराबर आएगा 30/9 यानी 10/3, 10/3 ओम आएगा। तो आप बताइए क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे 5 ओम से छोटा। सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है। 30 ओम से बढ़कर कब आता है, जब आप कहते हैं श्रेणी क्रम है। और ये आंसर देने के लिए तो आसान ही था, ये तो मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, लेकिन अपना था भाई पूरी कैलकुलेशन करके निकाले, कल को ये भी होगा कि तुम तो वैल्यू निकाल के बताओ, तो अपन तो सीख रहे ना भाई, एग्जाम में तो आप खटके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में 2R में आई का वैल्यू पूछा है, 44 में, अरे 2 ओम में पूछा तो 2 ओम ही निकाला ना, ये रहा 2 ओम, ये 2 ओम, इसी में तो आई निकाली है, तो क्यों चिंता करे भाई। 12 में 6 में थोड़ी निकले, 12 और 6 तो करके हमने 4 कर दिया उसको, चिंता मत करो। एक नेटवर्क में रैखिक प्रतिरोधों, लीनियर रेजिस्टेंस और आदर्श वोल्टेज स्रोत है, ठीक है। यदि सभी प्रतिरोधों के मान दुगुने हो जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिवर्तित रहेगा। क्या सर कैसे, ऐसे सिंपल समझो, ये हमारे पास है 2 ओम, ये है 3 ओम, ठीक है। अच्छा अब आप देखना भाई, अब यहाँ वोल्टेज दिया 10 वोल्ट, बताओ धारा कितनी होगी, I1 आएगी। तो आप कहेंगे I1 बराबर 10/2 + 3 कितना हो गया 5, तो 2 एम्पियर आ गए, ठीक है। और दूसरा देखो भाई, इसका दुगुना करोगे तो 4 ओम, ये 6 ओम हो जाएगा, और यहाँ 10 वोल्ट करोगे तो इसमें धारा मान लो जाती है I2, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, ये तो 10 ही मान लेते हैं, 10/4 + 6 बराबर क्या आ जाएगी 1 एम्पियर। लेकिन धारा नहीं पूछी है, हमें पूछा है प्रतिरोध, सॉरी वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा। तो V1 बराबर I1 कितना है 2 इंटू R1 कितना है 2 बराबर 4 वोल्ट आया कि नहीं आया, आया। इसके अक्रॉस कितना आएगा भाई, तो आप कहेंगे भाई V1 इसका भी निकालो। यहां पर देखो धारा कितनी है 1, R कितना है 4 बराबर 4, दोनों में समान ही राग नहीं रहा, तो ए परिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके भाई, एक समान वोल्टेज स्रोत क्या होता है बताओ भाई, एक समान वोल्टेज स्रोत के बारे में बताइए क्या होता है। सक्रिय और द्विपक्षीय है, निष्क्रिय और द्विपक्षीय है, सक्रिय और एक पक्षीय है, निष्क्रिय और एक पक्षीय है। पहली बात तो निष्क्रिय तो होता नहीं है, होता तो सक्रिय, तो निष्क्रिय वाले तो मारो डिलीट, ठीक है। वोल्टेज स्रोत हमारे पास क्या होता है, द्विपक्षीय एक पक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है, ठीक है। एक पक्षीय कौन सा होता है, जैसे निष्क्रिय और एक पक्षीय है ना, ये पूरा मामला, ये दोनों ही मामला हमारे पास प्रतिरोध के लिए सही है। एक पक्षीय होता है प्रतिरोध, सक्रिय युक्ति होनी, जैसे मान लो डायोड है, डायोड है तो ये भी हमारे पास द्विपक्षीय बाइलेटरल ही है, क्या होता है बाइलेटरल, तो ए ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट। बताइए वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक ईएमएफ वाला स्रोत है, एक है या एक से अधिक ईएमएफ है, वोल्टेज प्रदान कर रहा है, निष्क्रिय बिल्कुल नहीं है, सक्रिय बिल्कुल है, सक्रिय तो हो सकता है निष्क्रिय नहीं है। विद्युत का नेटवर्क है, आप कहेंगे नेटवर्क तो है लेकिन उन्होंने स्रोत ही बताया, बाकी आगे कुछ बताया नहीं है, नॉन लीनियर नहीं भाई। हमारे पास जब इतनी सी बात बताई एक से अधिक ईएमएफ है तो हमारे पास सक्रिय एलिमेंट हुआ भाई, ये हमारे पास सक्रिय के बारे में बात हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी देख सकते हैं क्लास, बिल्कुल देख सकते हैं, आपका जब तक सिलेबस मैच हो रहा है तब तक बिल्कुल देखो, राजी खुशी, देखना भी चाहिए।
अगला सवाल, मिलीमेन प्रमेय क्या प्रदान करता है? समान वोल्टेज स्रोत, समान वोल्टेज एवं धारा स्रोत, समान प्रतिरोध स्रोत, बताओ क्या प्रदान करता है? मिलीमेन प्रमेय है तो बताओ क्या प्रदान करता है? मिलीमेन्स प्रमेय है वो हमारे पास क्या प्रदान करता है? बताओगे? समान वोल्टेज स्रोत है, समान वोल्टेज अथवा धारा स्रोत है, समान वोल्टेज या समान धारा प्रदान करता है, बी ऑप्शन। ये अपने वैसे सिलेबस में नहीं है, जेई वालों के सिलेबस में, जेई वालों को पता होगा, लेकिन एक सवाल हमने लिखते समय इधर आ गया है, जेई वालों के सिलेबस का भाग था। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की ऐसे इकाई क्या है? आप देखो ये सवाल है जो आपके टेक्निकल में आ गया, जी की पूछिए, और ये हमारे पास जी कौन सा पूछ रहा है? बड़ा जी। बड़ा जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन में है भाई? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में करेक्ट है। कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास सी ऑप्शन में करेक्ट है। अगला सवाल, दो कोइल वाला हीटर अधिकतम उपमा प्रदान देता है जब कोइल कौन सी स्थिति में है? ये बताओ भाई। सवाल अच्छा है, हमारे पास ज्यादा उष्मा कब प्रदान करेगा? उपमा नहीं, उष्मा है, उष्मा है, बताओ उष्मा है, बताओ कब प्रदान करेगा, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, आ गया। तो हमारे पास श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होगा कि हमारे पास एक 100 वाट का है और दूसरा भी 100 वाट का है, तो जुड़ेगा और जुड़कर हो जाएगा 200 वाट का। समांतर में यदि मान लो देते हैं, तो यदि 100 वाट के दो होते ना, तो बटा दो होके हमारे पास आ जाता 50 वाट का। हमारे पास कितने वाट का हो जाता? तो वो 50 वाट का हो जाता। ओके। निम्नलिखित परिपथ में ए बी के सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा पूछा भाई? तो आपके निम्नलिखित परिपथ में ए बी के सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध है, वो ज्ञात करो। समतुल्य प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या है, ये ज्ञात करना है। ठीक बात। चलो आप बताओ, ये हमारे पास है शॉर्ट किया हुआ, फाइंड द इक्विवेलेंट ए रेजिस्टेंस इन ए बी। ये ऐसे करने का मतलब तो शॉर्ट ही हुआ। ये प्रतिरोध का मान तो बताया नहीं ना, मान बताया क्या? नहीं बताया। मान नहीं बताए तो 0 ओम हो गया, 0 ओम ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया भाई? तो ये हमारे पास देखो, अच्छा ये एक तो राइटिंग भी समझ नहीं आई होगी आपको। ये 40 ओम है, ये 30 ओम है, तो ये और ये होगा, ये शॉर्ट है तो ये सभी शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 70 ओम आएगा। क्या जाएगा? 17 ओम। 15 उल्टा हो गया, इक्यावन और उल्टा कहाँ हुआ? ओ हो, मैंने देखो वैसे ही, सही 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 बात। समांतर क्रम है, बोल तो मैं सही रहा था मैं, ये तो दिमाग वाली आ गई। दो कोयल अधिकतम ऊष्मा प्रदान करता है जब कोयल कौन सी स्थिति में लगी हो? जब हमारे पास कोयल कौन सी स्थिति में हो? जब कोयल हमारे पास, ये है भाई, मैंने बोला सही था।
लिख दिया उल्टा था। ये है, ये 40 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये तो शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट हो गया तो ये 17 ओम आएगा। ओके, लेम थोड़ा अलग है, नहीं 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 सेम आएगा, चेक कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आप इसको कैलकुलेशन कर लें। अगला भाई, 100 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करके एक 800 पावर फैक्टर कैपेसिटर का चार्ज किया जाता है। सांद्रता द्वारा स्थिर वैद्युतिक का ऊर्जा संग्रहित कितनी होगी? ऊर्जा संग्रहित होता है ई बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। ई बराबर 1/2 सी क्या होता है भाई? कैपेसिटर का मान है, कैपेसिटर का मान कितना है भाई? 800 पिको फेरेड है, 800 इंटू 10⁻⁻12 वी स्क्वायर है। वी हमारे पास क्या है भाई? 100 गुणा 100 वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब 200 से काटा तो कितना है भाई? 400। तो ई बराबर 4 तो आ जाएगा, गुणा 10⁻⁻12 प्लस 10⁻6, तो 4 गुणा 10⁻⁻6, 4 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है भाई। सी नहीं होगा सर, राजकुमार कह रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ना भाई। दो कोयल हीटर अधिकतम ऊष्मा कब प्रदान करेगा? बढ़िया बात है। अब बच्चे का दिक्कत आ रहा है, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। एक है 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ठीक है। और मैंने यहां पर वोल्टेज दिया 20 वोल्ट या 40 वोल्ट मान लेता हूँ, 40 वोल्ट। अब बताओ इसमें धारा कितनी बहेगी? आई निकाल लोगे तो आप कहेंगे हाँ सर। आई बराबर होता है V/R, ठीक है। V हमारे पास 40 है, ये 4 और 4 समांतर में है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा भाई? 2 टोटली मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो टोटल 2 मान लेता हूं, और टोटल नहीं करूं मैं, और मैं इंडिविजुअल का एक एक का करूं, तो मैं एक एक का कर लूं। लो रुको, अपने इतना कोई जरूरी थोड़ी है, सबका जोड़ लो। ओके, यहां पर धारा कितनी निकलेगी? तो आप कहेंगे 40 में से 4 का भाग दिया, 10 एम्पियर धारा है। इसमें भी धारा कितनी एम्पियर? 10 एम्पियर। तो यहाँ आई स्क्वायर आ रहेगा 10 का स्क्वायर गुणा 4, 100 इंटू 4 कितना हुआ भाई? 400 वाट। और यहाँ भी कितना आएगा भाई? 10 का स्क्वायर इंटू 4, ये भी 400 वाट। तो टोटल हमारे पास वाट कितना आ गया? 800 वाट आ गया। अब श्रेणी क्रम में लगाता हूं मैं, एक एक 4 ओम को लगाया, दूसरा 4 ओम को लगाया, दोनों श्रेणी में। वोल्टेज कितना दिया मैंने भाई? 40। बताओ मुझे पहली बात, तो यहाँ धारा कितनी बहेगी? आप कहेंगे सर 5 एम्पियर बहेगी। तो 5 एम्पियर बहेगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना हुआ भाई? 100। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 4, यहाँ भी क्या हो गया? 100। 100 और 100 कितना हो गया भाई? 200 ही हुआ। तो श्रेणी में तो 200 हुआ, समांतर में 800 हुआ। तो समांतर में ज्यादा उष्मा देगा कि नहीं देगा? समांतर ज्यादा देगा। हाँ, एक तो सी होगा ना भाई। अब देखो, अच्छा ये तो हो गया मामला क्रम। अब बच्चा कह रहा है कि इसमें सर आपने गतिज ऊर्जा का सूत्र क्यों लगाया है? प्रभु, है श्री राम, है जगन्नाथ, ये गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा में 1/2 होता है, ये सी की जगह एम होता है, द्रव्यमान होता है। वी जो होता है ना, वेलोसिटी होता है, वेग होता है। और ये वी वोल्टेज है। वोल्टेज पढ़ना आता है ना बेटा, ऐसा होता है 100 वोल्ट। अब हो गया। क्या हुआ? पैरेलल में ऊपर लेना भाई। पैरेलल में कहाँ कहाँ है? पैरेलल में पता नहीं, दिखाई नहीं, छोड़ो। अगला, कौन सी धारिता का सही समीकरण है? धारिता, धारिता एक तो होता है, देखो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर में ये प्लेट का होता है एरिया, ये बीच की दूरी d, और चालक प्लेटों के बीच भरा जाता है कुचालक पैरा वैद्युतिक मटेरियल। एक तो होता है C बराबर एप्सिलॉन A/d,
एक होता है C बराबर Q बटा V। तो C बराबर Q बटा V वाला कौन सा है, वो सही आपका आंसर हो गया, Q बटा V। Q यानी कूलाम प्रति वोल्ट होगा, Q आवेश है, कूलाम प्रति वोल्ट है। कूलाम प्रति वोल्ट कह दो, यहाँ क्या कह दो भाई, फेराड कह दो। कूलाम प्रति वोल्ट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फेराड हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा को विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करने की क्षमता है। विद्युत ऊर्जा को, किस में ऊर्जा को विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करने की क्षमता है। ऊर्जा को संग्रहण करने की क्षमता किसमें है, प्रतिरोध में है क्या, तो आप कहेंगे भाई प्रतिरोध में तो हमारे पास संग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अति चालक में नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में ऊर्जा को संग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन विद्युत चार्ज के रूप में हमारे पास होगा